गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास से जीपीएस। तो बच्चों आज जो है अपन राष्ट्रीय आय अंतर्गत जो है अध्याय जो है आपका 10 में आज देखेंगे बच्चों। आपको जो इससे पहले बताया गया था आपको कौन सा भाग में, आज जो छठवां भाग में देखते हैं। इससे पहले मैंने आपको 5 भाग एक्सप्लेन कर चुका हूँ बच्चों। आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 8 जो है, निम्न सूचनाओं के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात कैसे करें। जैसे यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों थोड़ा सा, है ना। जैसे आपको बताया शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद 45,000, गिसावट व्यय 7,000, आयात 12,000, निर्यात 10,000। तो सकल घरेलू उत्पादन का सूत्र होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन जो पहले में दिया है प्लस घिसावट व्यय माइनस आयात और माइनस निर्यात से। मतलब हमारा जो है शुद्ध राष्ट्रीय आय 45,000 है और उसमें 7,000 हमारा घिसावट हो, उसको प्लस कर देंगे और उसके बाद माइनस जो है आपका जो है आयात और करके पहले आयात का जो करेंगे फिर निर्यात का अवशेष निकालेंगे। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर गिसावट की है माइनस के 42 हो गया, 52 हो गया, 52 में 2 गए 50 करोड़ रुपये हुआ। उसके बाद जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ध्यान रखें पहले सकल घरेलू उत्पाद फिर राष्ट्रीय उत्पाद। तो यहाँ पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो हमारा 45 और 7 52 था, है ना। 52,000 गिसावट हो गया मतलब सकल हो गया। अब सकल घरेलू उत्पादन उसमें आयात निर्यात को माइनस कर देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों। 9वां क्वेश्चन में देखेंगे निम्न सूचना के आधार पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन एनएनपी का मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन दिया है 76,350 बच्चों, स्थिर पूंजी का उपभोग दिया 1,350 है। तो यहाँ पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन एनएनपी बराबर होता है सकल राष्ट्रीय उत्पादन इसमें, और इसमें स्थिर पूंजी का उपभोग जो है माइनस कर देंगे। तो इसमें जो बचेगा हमारे पास 75 करोड़ रुपये बचेगा बच्चों। ठीक है। अगला देखेंगे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा सा। शुद्ध घरेलू उत्पादन का मूल्य जो है, देखो शुद्ध घरेलू उत्पादन हो रहा है 1,65,720 करोड़ रुपए है। यदि विदेशों से शुद्ध साधन आय जो है माइनस ऑलरेडी करना पड़ता है, तो ध्यान रखें 8,000 माइनस में 8,275 करोड़ रुपये हो तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को यहाँ पर प्लस करना है, लेकिन ऑलरेडी माइनस हो ही जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, है ना। माइनस दिए थे फिर प्लस हो जाता है जो प्राप्त होता है बच्चों। अगला जो है निम्न जो है उदाहरण 11वें सूचना के आधार पर एनडीपी एमपी ज्ञात करना है। यहाँ पर जो है बाजार मार्केट प्राइस के अंतर्गत शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर GNP बराबर जो दिया है ग्रास जो है ना, तो 65,318। मूल्यह्रास जो है 3,160 और जो विदेशों से प्राप्त आय साधन का माइनस दिया है तो इसको प्लस करते हैं, इसमें माइनस हो जाएगा MNPL करके। तो ये GNP बराबर दिया है उसमें मूल्यह्रास माइनस कर देंगे, फिर ये माइनस और ये माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा बच्चों। तो इसमें आ जाएगा आपका 59,458 करोड़ रुपये। इसी प्रकार देखते हैं निम्न आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाए। तो आप एक बार बुक में अच्छे से देखेंगे, इसको आपको समझ आएगा बच्चों। यहाँ पर GNP व GDP मध्ये पहले NDP दिया है हमारे पास, है ना, 63,415। स्थिर पूंजी उपयोग जो दिया है 2,250 और विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को NFIA के अंतर्गत 750 दिया था। आइए देखते हैं सूत्र GNP पहले ज्ञात करेंगे, क्योंकि GNP दिए तो सकल घरेलू जो बताया गया है GNP जो है जो सकल शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन के अंतर्गत देखते हैं GDP प्लस मूल्यह्रास प्लस NPA, मतलब सबको जोड़ देंगे। फिर GDP मतलब सकल घरेलू उत्पाद जो है ना, NDP प्लस जो अपन निकाले हैं बच्चों यहाँ पर दिया है NDP पहले से प्लस मूल्यह्रास तो प्लस कर देंगे। तो इस प्रकार जोड़कर 65,650 करोड़ हो जाएगा। अगला देखेंगे तीसरा, मान लीजिए कि हमें निम्न आंकड़ों प्राप्त जो है NDPFC ज्ञात करना है, फैक्ट्री कॉस्ट। तो यहाँ पर देखेंगे जो है सब दिया है GNP MP दिया बच्चों, अप्रत्यक्ष कर दिया है, आर्थिक सहायता दिया है, घिसावट विदेशों से प्राप्त शुद्ध है। इस प्रकार साधन जो है लागत पर विशुद्ध घरेलू उत्पादन जो है GNPFC माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस आर्थिक सहायता घिसावट और विदेशी माइनस कर देंगे। इस प्रकार सबको आप देख रहे हैं यहाँ पर जो दिया है 58,350 माइनस 2,590 प्लस 1,540 और माइनस फिर 1,625 फिर माइनस माइनस करके 240। तो इन दोनों को प्लस हो जाएगा, हमको मालूम है यहाँ पर, है ना। इन दोनों इसमें जो है अपन क्या करेंगे प्लस कर देंगे यहाँ पर।
अभी माइनस इस प्रकार घटाकर जो अपन लाएंगे यहाँ पर। उसी प्रकार देखेंगे भैया निम्न सूचना के आधार पर जो है घरेलू उत्पाद NDP-MP तथा NDP-FC ज्ञात करना है। बाजार कीमत पर संकलन राष्ट्रीय उत्पाद इतना है, विदेशों से प्राप्त -201 है ना, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर 10,575 स्थायी पूंजी का उपभोग इस प्रकार है। तो NDP-M बराबर बनाए निकालेंगे अपन माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय माइनस स्थायी पूंजी का उपभोग। तो यहाँ पर जो दोनों का यहाँ पर प्लस हो जाएगा, आपको बताया बच्चों पर दोनों प्लस हो जाएगा, फिर इसके साथ इसको माइनस कर देंगे अपन, तो निकल जाएगा हमारा NDP-MP जो है मार्केट प्राइस जो हो जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो NDP फिर यहाँ पर जो है NDP पर अब जो है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर इसको घटा देंगे, तो ये जो है हमारा जो है सकल घरेलू उत्पादन जो है आ जाएगा आपका, है ना। इस प्रकार आपको बनाना है बच्चों। अगला देखेंगे निम्नलिखित के आंकड़ों की सहायता से बाजार की कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय ज्ञात करना। ये जो है बच्चों आपको क्वेश्चन अलग से बुक में जो रहा होगा तो आप बताने का रहता है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे। वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य जो है आपका 4,280, विसावट व्यय 480, शुद्ध विदेशों साधन आय है 120 और अप्रत्यक्ष कर जो है 100, आर्थिक सहायता 80। तो बाजार जो है आपको कीमत शुद्ध में जो निकाले बच्चों, वस्तुओं और सेवा का मूल्य माइनस घिसावट प्लस शुद्ध विदेशी आय, तो इन दोनों को आप माइनस कर देंगे तो यहाँ पर जो है 39 प्लेट जोड़ देंगे तो 39-20 आ जाएगा बच्चों, है ना। उसी प्रकार जो फिर हम देखेंगे NGDP आपको बताया गया यहाँ पर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर 38, स्थिर पूंजी 34, जो विदेशी प्राप्त साधन माइनस किराया जो है 10, लाभ ब्याज रॉयल्टी मजदूरी वेतन समाज। तो इन सबको क्या करना है, देखो सबको यहाँ पर प्लस कर देंगे बच्चों, सबको प्लस कर देंगे। तो इस प्रकार आपको 332 करोड़ रुपए जो है आपका GDP मतलब डोमेस्टिक घरेलू उत्पादन के अंतर्गत है, मार्केट प्राइस के अंतर्गत। अब जो है NNP नेशनल जो राष्ट्रीय जो है आपका शुद्ध जो है प्राइस जो बताया गया है, तो इसमें जो है GDP जो अपन निकाले हैं अभी 32 जो अपन बताया करोड़, माइनस कर देंगे बच्चों यहाँ पर जो है स्थिर पूंजी का प्रयोग और प्लस कर देंगे विदेशों से प्राप्त आय को और अप्रत्यक्ष आय को माइनस कर देंगे। इस प्रकार आपको 257 करोड़ निकल जाएगा। अब अगला देखते हैं यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर दिया है एक फर्म से संबंधित निम्न सूचना के आधार पर उस फर्म का जो है GNP और NNP है ना उत्साह है NNPFC में अंशदान ज्ञात करना है हमको। जैसे 1/2000 को निर्मित वस्तुओं के प्रारंभिक स्टॉक 20,000, 1/2000 को बेचे गए माल के प्रारंभिक स्टॉक निर्मित माल बेचे गए माल वर्ष 2001 के दौरान फर्म की बिक्री हुआ इतना, 31/12/2000 को अंतिम स्टॉक बचा इतना, वर्ष 2001 में कच्चे माल खरीदे गए इतना, 31/12/2001 में कच्चे माल का स्टॉक 18,000। तो इस प्रकार जो है वर्ष 2001 के दौरान पूंजीगत स्टॉक में टूट फूट हुआ 2,500 और वर्ष 2001 में फर्म द्वारा सरकार को अप्रत्यक्ष करों का भुगतान हुआ 5,500। तो आप जितना दिए उसको सबको जोड़ देंगे, बस ध्यान रखेंगे बच्चों यहाँ पर, है ना। तो क्या क्या जोड़ेंगे आपको बता देता हूँ, ध्यान देंगे। 60,000 जो हमारा क्या बताया था आपका बिक्री हुआ था 60,000 प्लस जो दिया 18,000 जो दिया था आपका माल जो बचा था आपको ध्यान रखेंगे अंतिम स्टॉक प्लस जो है कच्चे माल का स्टॉक दोनों को, क्योंकि ध्यान रखेंगे बच्चों जो यहाँ पर बताया गया है 31/12 ये भी दोनों के स्टॉक, ठीक है। और बाकी जो है आपको माइनस कर देंगे जो आपको बताया गया है यहाँ पर जो प्रारंभिक स्टॉक जो एक वाला है ना, और दूसरा जो आपका है प्रारंभिक स्टॉक एक वाला, दोनों को माइनस कर देंगे उनको प्लस किए। तो इस प्रकार आपको करेंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा 96,000 इसका -55 तो 41। NGP घिसावट जो 41,000 जो है यहाँ पर NGP यहाँ से माइनस घिसावट में घटा देंगे उसमें। फिर उस NNP पर अप्रत्यक्ष कर में जो है 38,550 जो आया यहाँ पर जो लिखला ही NNP है, तो NNP ने फैक्ट्री प्राइस को माइनस घटा देंगे, यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर को घटा देना। इस प्रकार आपको 33,000 प्राप्त हो जाएगा। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पर जो 18 निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर ज्ञात कीजिए बाजार कीमतों को सकल घरेलू उत्पादन साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन व्यक्तिगत आय और मदद जो दिया गया यहाँ पर इस प्रकार से। तो आप इस प्रकार जो बच्चे इसमें देखेंगे तो आपको समझ आएगा, मैं इसे बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए आइए ध्यान देंगे अपन, ये सब चीज़ आपको घर में अच्छे से पढ़ना है बच्चों, ध्यान रखेंगे इसको ना, एक बार अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा बच्चों, है ना। ये सब चीज़ को बताना बहुत है ना। 24-25 जो दिए प्रश्न दिए, तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों अपन जो है यहाँ से अपन चालू करते हैं।
तो यहाँ पर जो बताया गया इसमें, इसको देखते हैं। क्या आप निम्नलिखित मदों को कुल राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे? तो पहला देखेंगे, पुरानी मोटर कार की बिक्री को शामिल करेंगे। सैनिक जो है अधिकारियों का वेतन, स्मगलरों की आय, विदेश की राष्ट्रीय संपत्ति, अप्रत्यक्ष कर, एक कंपनी द्वारा बांड का विक्रय, सरकार द्वारा उद्यमी को आर्थिक सहायता प्रदान करना, ये सब कुछ को जोड़ा दिया जाएगा। 50,000 में एक पुरानी कार का विक्रय तथा विक्रय पर 4,000 रुपये दलाली कमीशन दिया गया है, उसको भी यहाँ पर जोड़े जाएंगे, क्योंकि हम दे रहे हैं बेचने के लिए। अतिरिक्त व्यावसायिक लाभ, पूंजीगत लाभ, निगम या कंपनी कर, राष्ट्रीय उत्पादन पे। तो पहला देखेंगे, पुरानी मोटर कार की बिक्री को कुल राष्ट्रीय उत्पादन में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो है इसमें वर्तमान वर्ष के कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके पुराने बिक्री। दूसरा है, सैनिक अधिकारियों को दिया गया वेतन साधन आय है, अतः इस राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल, क्योंकि सरकार द्वारा दिया नहीं। स्मगलिंग एक प्रकार से अवैध धंधा है, अतः इस प्रकार के व्यापार से प्राप्त होने वाला आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया, क्योंकि उसका अलग होता है मतलब। दूसरा है, चौथा नंबर, देश की राष्ट्रीय संपत्ति के अंतर्गत सभी प्रकार की खनिज संपदा आती है, इसको जो है राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। ठीक है। अप्रत्यक्ष करों को कुल राष्ट्रीय उत्पादन में उसी अवस्था में शामिल किया जब बाजार कीमतों में कुल राष्ट्रीय उत्पादन ज्ञात किया होगा। इसके विपरीत जब साधनों में लागत पर कुल राष्ट्रीय उत्पादन निकाला जाता है तो उसे अप्रत्यक्ष करों को घटा दिया जाता है। अगला देखेंगे, एक कंपनी द्वारा बांड का विक्रय वित्तीय क्रिया है ना, इसमें कुल उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है, अतः इसे कुल राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किए, क्योंकि ये जो अलग से दिया जाता है बच्चों, है ना। अगला देखेंगे बच्चों, यहाँ पर जो है पुरानी कार चाहे किसी भी कीमत पर बेची जाए, इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है। पर यहाँ पर ध्यान देंगे, यदि इस कार को बेचने पर किसी दलाल को 4,000 कमीशन दिया तो उस राष्ट्रीय आय में जुड़ा, क्योंकि आपने पैसा उसमें दिया है। अतिरिक्त व्यावसायिक लाभ वह लाभ होता है जो अंशधारियों को वितरित नहीं किया जाता है, बांटा नहीं जाता। यह लाभ कंपनी के आय का एक भाग है, तय से कुल राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, परंतु व्यय योग्य व्यय ज्ञात करते समय इसे घटा दिया जाता है। पूंजीगत लाभों को कुल राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें वर्तमान उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। निगम, अगला दिया 11वां, निगम कर या कंपनी कर वर्तमान वर्ष के आय में से दी जाता है, जो आय का एक भाग होता है, इसे कुल राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। 12वां नंबर, राष्ट्रीय जो है ऋण पर ब्याज हस्तांतरण भुगतान होता है, अतः इसे कुल राष्ट्रीय उत्पादन में नहीं जोड़ा जाएगा, परंतु व्यय योग्य आय में से जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार बच्चों सभी का आपका डिटेल यहाँ पर बताया गया है, देखेंगे ध्यान से आप, है ना, जितना भी आपका। अब अगला जो है बच्चों ध्यान रखेंगे, वास्तविक व मौद्रिक जीडीपी आपके बारे में नेक्स्ट बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक, गुड डे आज के लिए बच्चों।